Welcome to Magic Fairy Tales. सल्तनत हेलोफेलिया आज गम में डूबी हुई थी। शाही महल के बाहर हजारों अफराद की आंखें अश्कबार थीं। सिपाही सरों को झुकाए खड़े थे, वुज़रा खामोश थे और शाही खानदान के अफराद बादशाह के जनाजे के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। चंद ही लम्हों में बादशाह को शाही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लोग अभी अपने महबूब बादशाह के गम से निकल भी न पाए थे कि महल के अंदर एक और हलचल शुरू हो चुकी थी। गम में डूबी शाम खत्म होते ही शाही दरबार सजाने का हुक्म दे दिया गया। कुछ ही देर बाद सल्तनत हेलोफेलिया के शाही दरबार में मलका की गूंजदार आवाज सुनाई दी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बादशाह सलामत अल्लाह की अमान में चले गए हैं, मगर हकीकत ये है कि इस दुख को दिल में रखकर भी हमें सल्तनत के लिए अहम फैसले करना होंगे। एक इंसान के चले जाने से सल्तनतों का निज़ाम नहीं रुकता। दुश्मन हमारी सरहदों पर खड़ा है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। आज इसी वक्त शहजादे के सर पर शाही ताज पहनाया जाएगा। मलका के हुक्म पर शाही खादिम फौरन आगे बढ़े। सोने और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन शाही ताज मखमली तकिए पर रखकर दरबार के वस्त में लाया गया। नौजवान शहजादा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरे पर गम साफ झलक रहा था, मगर सल्तनत का हर फर्द उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। शाही काजी ने ताज उठाया और निहायत एहतराम से शहजादे के सर पर सजा दिया। अगले ही लम्हे पूरा दरबार नारों से गूंज उठा। बादशाह सलामत जिंदाबाद, हेलोफिलिया पाइंदाबाद। मगर नए बादशाह के चेहरे पर न मुस्कुराहट थी, न फतह का गरूर। वो खामोशी से अपने शाही तख्त पर जा बैठा, जैसे उसके दिल पर गम का एक पहाड़ टूट पड़ा हो। मलका आहिस्ता आहिस्ता अपनी नशिस्त से उठी, फिर पूरी ताकत से अपना हाथ शाही मेज पर मारा। खामोश हैं। जंग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ नया बादशाह ही नहीं, बल्कि सल्तनत के मुस्तकबिल को भी महफूज बनाना होगा। लहजा मेरा दूसरा हुक्म ये है कि नए बादशाह की शादी जंग पर रवाना होने से पहले ही की जाएगी। और याद रखो, नए बादशाह की एक नहीं बल्कि 4 शादियां होंगी। ये अल्फाज सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच गई। फुसरा एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जर्नैल हैरत से साकित रह गए और सरगोशियों की आवाजें पूरे हॉल में फैल गईं। मलका ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। वक्त कम है, इसलिए मुख्तलिफ सल्तनतों से शहजादियां मुंतखब नहीं की जाएंगी। शरीयत के मुताबिक 4 निकाह जायज हैं, लिहाजा नए बादशाह के निकाह मुंतखब कनीजों से किए जाएंगे। फिर उसने आखिरी ऐलान किया। सबसे पहले बादशाह के बेटे को जन्म देगी, वही इस सल्तनत की हकीकी मलका कहलाएगी और उसी का बेटा तख्ते हेलोफिलिया का पहला और असल वारिस होगा। ये ऐलान सुनते ही पूरा शाही दरबार दम बखुद रह गया और इसी लम्हे मलका ने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, मुस्तकबिल की शहजादियां पेश की जाएं। मलका का हुक्म सुनते ही शाही सिपाहियों ने महल के अजीम सुनहरी दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खोल दिए। एक ही लम्हे में पूरे दरबार की नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। सब बेसब्री से उन खुश नसीब लड़कियों को देखने के मुंतजिर थे जिन्हें सल्तनत की आइंदा मलका बनने का मौका मिलने वाला था। चंद ही लम्हे सबसे आगे जास्मीन चल रही थी। चांद जैसी सफेद रंगत, लंबे रेशमी सियाह बाल, गहरी भूरी आंखें और चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी कि देखने वाला बेइख्तियार उसकी तरफ खिंचा चला जाता। उसकी नर्म तबीयत, शाइस्ता अंदाज और बावकार शख्सियत ने उसे शाही महल की सबसे काबिले एतमाद कनीज बना दिया था। उसके पीछे सुर्खाब थी। सुर्ख शाही लिबास में वो किसी दहकते हुए गुलाब का मंजर पेश कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बेखौफी झलकती थी, चाल में एतमाद था और चेहरे पर ऐसा वकार कि जैसे वो खुद को किसी से कम नहीं समझती। तीसरे नंबर पर शफक थी। नीले रेशमी लिबास में उसका हुस्न सुबह के साफ आसमान जैसा दिलकश लग रहा था।
اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور چہرے پر ایسی معصومیت کہ دیکھنے والا پل بھر کے لیے سب کچھ بھول جاتا۔ سب سے آخر میں میری گولڈ داخل ہوئی۔ سنہری نورنجی لباس میں وہ طلوع آفتاب کی پہلی کرن معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی شوخ مسکراہٹ، چمکتی ہوئی آنکھیں اور پر اعتماد انداز باقی تینوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ جہاں سے گزرتی ہر نگاہ بے اختیار اسی پر ٹھہر جاتی۔ چاروں کینیزیں ملکہ کے سامنے آ کر احترام سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئیں۔ پورے شاہی دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، ان چاروں میں سے آخر کون اس سلطنت کی حقیقی ملکہ بنے گی؟ اچانک نوجوان بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا اور ملکہ کی طرف دیکھ کر بولا، والدہ، آپ بہت جلد بازی کر رہی ہیں۔ اس فیصلے میں میری مرضی شامل نہیں ہے۔ تم اب صرف میرے بیٹے نہیں، سلطنت ہیلوفیلیا کے بادشاہ ہو۔ ایک بادشاہ کی خواہشات نہیں، صرف ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ شہزادے، انکار کی گنجائش نہیں۔ چاروں نکاح آج غروب آفتاب سے پہلے مکمل ہونے چاہیے۔ تمام تیاریاں فوراً شروع کی جائیں۔ حاضر ہوں جہاں پناہ۔ مجھے مایوس نہ کرنا۔ ملکہ کے حکم پر چند ہی گھنٹوں میں پورا شاہی محل دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ ہر طرف شمع روشن تھی، عطر کی خوشبو مہک رہی تھی اور غروب آفتاب سے پہلے شاہی مسجد میں نئے بادشاہ کے چاروں نکاح بخیر و خوبی مکمل ہو گئے۔ نوجوان بادشاہ خاموش بیٹھا رہا۔ شاہی تقریب مکمل ہوتے ہی چاروں دوشیزاؤں کو شاہی محل میں لے جایا گیا، جہاں ہر ایک کے پسندیدہ رنگ کے مطابق اس کا خوابوں جیسا کمرہ سجایا گیا تھا۔ سب سے پہلے جاسمین کو اس کے مخصوص شاہی کمرے میں لے جایا گیا۔ پورا کمرہ سفید گلابوں، سفید آرکڈز اور چمکتے ہوئے ہیروں سے سجا ہوا تھا۔ چھت سے لٹکتے کرسٹل کے فانوس دیواروں پر ستاروں جیسی روشنی بکھیر رہے تھے۔ سفید مخملی پردوں پر چاندی کے جھالر لہرا رہے تھے، جبکہ نرم دودھیا روشنی پورے کمرے کو کسی جنت کے محل کا منظر دے رہی تھی۔ جاسمین خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے سفید ہیروں سے مزین شاہی لباس پہن رکھا تھا، جس کی چمک سے پورا کمرہ روشن ہو رہا تھا۔ لمبا شفاف دوپٹہ اس کے پیچھے لہرا رہا تھا اور اس کے تاج میں جڑے ہیرے ہر لمحہ نئی روشنی بکھیر رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی اور گہری سانس لیتے ہوئے اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ دوسری طرف سرخاب کا کمرہ سرخ گلابوں سے اس طرح سجا تھا کہ ہر طرف محبت کا رنگ بکھرا ہوا تھا۔ سرخ گلابوں سے بنا دل، خوشبودار موم بتیاں، سرخ ریشمی پردے اور سنہری روشنیاں پورے کمرے کو شاہی حسن عطا کر رہی تھیں۔ سرخاب نے سرخ یاقوتوں سے مزین شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سنہرے بالوں میں سرخ گلاب سجے تھے، جبکہ اس کی سبز آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ دلکش لگ رہی تھیں۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، ایک نظر چاروں طرف ڈالی اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ ادھر شفق کو نیلے رنگ کے خوابوں جیسے کمرے میں لایا گیا۔ دیواریں ہلکے نیلے رنگ سے مزین تھیں، چھت پر چمکتے ستارے بنے ہوئے تھے، سفید شفاف پردے ہلکی ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے، جبکہ نیلے پھولوں اور تتلیوں کی سجاوٹ پورے کمرے کو کسی جادوئی دنیا کا حصہ بنا رہی تھی۔ شفق نے نیلموں سے مزین شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی نیلگوں آنکھیں اور نرم مسکراہٹ اس کمرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب جا کر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اپنے نصیب سے کوئی سوال کر رہی ہو۔ آخر میں میری گولڈ کو اس کے شاہی کمرے تک پہنچایا گیا۔ پورا کمرہ نورنجی اور سنہری میری گولڈ کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ دیواروں پر پھولوں کی محرابیں بنی تھیں، بستر پر نورنجی اور کریم رنگ کے پھول بکھرے ہوئے تھے، جبکہ سنہری روشنی پورے کمرے کو طلوع آفتاب جیسا حسین منظر دے رہی تھی۔ میری گولڈ نے نورنجی کرسٹل سے مزین شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سنہرے لہراتے بال، ہلکی مسکراہٹ اور پر اعتماد انداز دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی شاہی تقریب کی سب سے نمایاں شکنیبل ہو۔ اس رات شاہی محل کے 4 مختلف حصوں میں چاروں دوشیزائیں اپنی اپنی قسمت کے اگلے فیصلے کا انتظار کر رہی تھیں، اور کسی کو اندازہ نہ تھا کہ آنے والی رات ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ چند دن تک نوجوان بادشاہ شاہی محل ہی میں رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی نئی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ چاروں دوشیزاؤں کو بھی اچھی طرح جان لے اور ان کی طبیعت سے واقف ہو جائے۔
वो रोजाना बारी बारी चारों के कमरों में जाता, उनसे हाल अहवाल पूछता और कुछ देर गुफ्तगू करता। एक दिन वो जास्मीन के लिए हीरों से जुड़ी एक खूबसूरत अंगूठी लेकर आया। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से वो अंगूठी जास्मीन की उंगली में पहनाई तो जास्मीन खुशी से खुल उठी। अगले दिन वो सुरखाब के कमरे में गया। इस बार उसके हाथ में सुर्ख याकूतों से जुड़े शाही कंगन थे। उसने अपने हाथों से वो कंगन सुरखाब की कलाइयों में पहनाए, जिस पर सुरखाब ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर वो शफक के कमरे में पहुंचा। उसने निहायत नफासत से नीलमों से मुज़य्यन खूबसूरत पाजीब शफक के कदमों में पहनाई। पाजीब की मध्यम झिनकार पूरे कमरे में गूंज उठी और शफक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। आखिर में वो मेरी गोल्ड के कमरे में पहुंचा। उसके हाथ में सुनहरी जंजीरों से मुज़य्यन खूबसूरत हार था, जबकि दूसरे हाथ में ताज़ा नारंगी गुलाबों का एक दिलकश गुलदस्ता था। उसने पहले मोहब्बत से हार मेरी गोल्ड के गले में पहनाया, फिर मुस्कुराते हुए फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ा दिया। तोहफे तो चारों को बराबर मिलते थे, मगर एक फर्क ऐसा था जो किसी से छुपा न रह सका। जब भी बादशाह मेरी गोल्ड के कमरे में दाखिल होता, उसके चेहरे की संजीदगी बेख्तियार मुस्कुराहट में बदल जाती। दोनों देर तक महल के बागात में चहलकदमी करते, हंसते बोलते और एक दूसरे से दिल की बातें करते रहते। ये मंजर बाकी तीनों भी खामोशी से देखती रहती। इधर मेरी गोल्ड के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के लिए मोहब्बत ने जगह बनाना शुरू कर दी थी। अब वो हर रोज बेचैनी से उसके आने का इंतजार करती और जब वो वापस चला जाता तो देर तक उसी की बातें याद करके मुस्कुराती रहती। वक्त गुजरने के साथ साथ जास्मीन, सुरखाब और शफक भी ये महसूस करने लगी कि बादशाह के दिल में मेरी गोल्ड के लिए एक खास जगह बन चुकी है और यही एहसास आने वाले दिनों में हसद, रकाबत और तख्त की जंग की बुनियाद बनने वाला था। चंद दिन बाद जंग पर रवानगी का दिन आ पहुंचा। पूरा शाही महल बादशाह को रुखसत करने के लिए जमा था। बादशाह ने सबसे पहले जास्मीन से अलविदा कहा, फिर सुरखाब और शफक से मिला। आखिर में वो मेरी गोल्ड के सामने आकर रुक गया। चंद लम्हों तक दोनों खामोश एक दूसरे को देखते रहे। बादशाह ने आहिस्ता से मेरी गोल्ड का हाथ थामा और बोला, अपना ख्याल रखना, तुम मुझे बहुत अजीज हो। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेगा। मैं वापस जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह। मेरी गोल्ड ने नम आंखों से सर हिला दिया। अगले ही लम्हे बादशाह घोड़े पर सवार हुआ और पूरी फौज के साथ जंग पर रवाना हो गया। वक्त गुजरता गया। चंद हफ्तों बाद शाही हकीम ने मलका को खुशखबरी सुनाई कि मेरी गोल्ड उम्मीद से है। ये खबर सुनते ही मलका बेहद खुश हुई। कुछ अरसे बाद शफक और फिर सुरखाब के बारे में भी यही खुशखबरी मिली, मगर जास्मीन के कमरे में खामोशी थी। वो रोज तीनों को देखती और दिल ही दिल में टूटती जा रही थी। उसके दिल में पहली बार ये ख्याल आया, किसी के हिस्से में बादशाह की मोहब्बत आई, किसी के हिस्से में उसके बच्चे की माँ बनने की खुशी, मगर मेरे नसीब में आखिर क्या आया। वक्त गुजरता गया। मलका हर रोज मेरी गोल्ड, शफक और सुरखाब का हाल पूछने उनके कमरों में जाती, जबकि शाही हकीम हर वक्त उनकी देखभाल में मसरूफ रहते। मगर जास्मीन का कमरा दिन बदन वीरान होता जा रहा था। एक दिन वो महल के बाग में अकेली बैठी थी कि सुरखाब और शफक उसके पास आ गईं। सुरखाब ने कहा, जास्मीन, आप क्यों परेशान होती हैं? देखिएगा एक दिन आप भी चांद जैसे शहजादे की माँ बनेंगी। किसने कहा मैं परेशान हूँ? मेरा मकसद आपका दिल दुखाना हरगिज नहीं था और तुम्हें मेरी कमी का एहसास दिलाने की जरूरत ही क्या थी। चलो, तुम तो बन रही हो माँ। जास्मिन, रुकिए। सिपाहियों, शाही हकीम को फौरन बुलाओ। मलिका को खबर करो, शहजादी गिर गई हैं। शफक घबराकर सिपाहियों को आवाज देने लगी। चंद ही लम्हों में पूरा शाही महल वहां जमा हो गया। खबर मिलते ही मलका भी बाग में पहुंच गई। उसने एक नजर सुरखाब को देखा, फिर गुस्से से जास्मीन की तरफ रुख करके हुक्म दिया, सिपाहियों, जास्मीन को गिरफ्तार कर लो। मलिका, मुझे माफ कर दें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जास्मिन को कैद में डाले चंद ही दिन गुजरे थे कि शाही महल एक बार फिर खुशियों से गूंज उठा। शाही हकीम तेजी से मलका के दरबार में हाजिर हुआ, झुककर मुबारकबाद पेश की और इत्तला दी कि मेरी गोल्ड ने एक सेहतमंद शहजादे को जन्म दिया है। ये खबर सुनते ही मलका खुशी से खड़ी हो गई।
उसने फौरन पूरे शहर में 3 दिन के जश्न का ऐलान कर दिया और शाही खजांची को हुक्म दिया कि खजाने के 10 संदूक मेरी गोल के महल भेज दिए जाएं। उसके बाद मलका खुद मेरी गोल के कमरे में गई। उसने नन्हे शहजादे को अपनी गोद में उठाया, उसकी पेशानी चूमी, उसे सल्तनत का पहला वारिस करार दिया। फिर हीरो से जुड़ा शाही ताज अपने हाथों से मेरी गोल के सर पर सजाया। आखिर में शाही सुनार नन्ही सी सोने की तलवार लेकर हाजिर हुआ जिस पर कीमती हीरे जुड़े हुए थे। मलका ने वो तलवार शहजादे के पहलू में रखकर उसे हेलोफिलिया के आने वाले बादशाह की पहली निशानी करार दिया। ये ऐलान होते ही पूरा शाही महल वली अहद जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। चंद घंटों बाद शाही हकीम दोबारा दरबार में हाजिर हुआ और इत्तला दी कि शफक ने एक खूबसूरत शहजादी को जन्म दिया है। मलका ने सिर्फ मुबारकबाद भेजवाने का हुक्म दिया। ना कोई जश्न मनाया गया, ना इनाम दिया गया और ना ही कोई शाही ऐलान हुआ। शफक अपनी नन्ही शहजादी को सीने से लगाए खामोश बैठी रही। वो समझ चुकी थी कि उस महल में हर खुशी बराबर नहीं बांटी जाती। चंद हफ्ते बाद शाही महल के बाहर नक्कारे बजने लगे। एक सिपाही दौड़ता हुआ दरबार में आया और इत्तला दी कि बादशाह सलामत जंग जीतकर वापस आ रहे हैं। ये खबर सुनते ही पूरा शाही महल इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हो गया। कुछ ही देर बाद फातेह लश्कर महल में दाखिल हुआ। बादशाह ने सबसे पहले अपनी वालदा से मुलाकात की, मगर उसकी नजरें बेचैनी से मेरी गोल्ड को तलाश कर रही थीं। उसने फौरन उसके बारे में और अपने शहजादे की खैरियत दरियाफ्त की। मलका ने मुस्कुराते हुए बताया कि दोनों खैरियत से हैं। बादशाह तेजी से मेरी गोल्ड के महल की तरफ बढ़ गया। मेरी गोल्ड अपने नन्हे शहजादे को गोद में लिए बैठी थी। बादशाह ने आगे बढ़कर पहले अपने बेटे को गोद में उठाया, उसकी पेशानी चूमी और देर तक उसके साथ खेलता रहा। ये मंजर महल की बैल्कोनी से सुरखाब खामोशी से देख रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भैंच ली। इसी लम्हे उसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा हुआ कि जब तक ये शहजादा जिंदा है, न उसे बादशाह की मोहब्बत मिलेगी और न ही तख्त। इस रात सुरखाब को एक लम्हा भी नींद न आई। बार बार बादशाह को मेरी गोल और उसके शहजादे के साथ हंसते खेलते देखकर उसके दिल में हसद की आग मजीद भड़कती रही। आखिरकार उसने शफक को अपने कमरे में बुलाकर उसे समझाना शुरू किया कि जब तक मेरी गोल का शहजादा जिंदा है, उनकी औलाद कभी तख्त तक नहीं पहुंच सकेगी। उसने रास्ते के कांटे को हटाने की मिसाल देकर अपने मंसूबे की तरफ इशारा किया, मगर शफक ने फौरन इनकार कर दिया। उसके बावजूद सुरखाब मुसलसल उसे यही यकीन दिलाती रही कि अगर आज कुछ न किया गया तो मुस्तकबिल में उनकी औलाद हमेशा के लिए तख्त से महरूम हो जाएगी। चंद दिन बाद सुरखाब दोबारा शफक के पास आई। मौसम का बहाना बनाकर मेरी गोल्ड को ब्लू बेरीज खिलाने जंगल ले जाने का मंसूबा पेश किया। शफक खामोश रही। दोनों मेरी गोल्ड के कमरे में पहुँचे और उसे महल के करीब जंगल में ब्लू बेरीज खाने की दावत दी। मेरी गोल्ड खुशी से अपने नन्हे शहजादे को खादमा के हवाले करके उनके साथ रवाना हो गई। तीनों जंगल पहुँचे और ब्लू बेरीज तोड़ने लगी। कुछ देर बाद सुरखाब मेरी गोल्ड को बातों में लगाते हुए एक पुराने कुएं के करीब ले गई। जैसे ही वो कुएं के किनारे पहुंची, सुरखाब ने अचानक उसे जोर से धक्का दे दिया। मेरी गोल्ड चीखती हुई कुएं में जा गिरी। शफक के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर सुरखाब फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। दोनों रोती हुई महल वापस पहुँचे और मलका को बताया कि मेरी गोल्ड का पाँव फिसलने से वो कुएं में गिर गई है। ये खबर सुनते ही बादशाह, मलका और सिपाहियों का दस्ता फौरन जंगल की तरफ रवाना हो गया। काफी तलाश के बाद मेरी गोल्ड कुएं के अंदर एक बड़े पत्थर को मजबूती से पकड़े जिंदा मिली। सिपाहियों ने रस्सी नीचे डालकर उसे बहिफाजत बाहर निकाल लिया। जब उसकी तबीयत संभली तो बादशाह ने नरमी से वाकया दरियाफ्त किया। मारी गोल्ड, क्या हुआ? मुझे सब कुछ बताओ। बादशाह सलामत सुरखाब और शफक मुझे बहाने से जंगल में ले आए, फिर मुझे धोखे से उस कुएं में धक्का दे दिया। महल पहुंचते ही बादशाह ने गुस्से भरी निगाहों से सुरखाब और शफक की तरफ देखा। सुरखाब ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर शफक की हिम्मत जवाब दे गई। वो रोते हुए बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और सारा सच बयान कर दिया। उसने एतराफ किया कि धक्का सुरखाब ने दिया था। वो उसे रोकती रही, मगर सुरखाब ना मानी। ये सुनते ही सुरखाब के चेहरे का रंग उड़ गया। इसी शाम शाही दरबार तलब किया गया। बेटा हारून, जुल्म करने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। इंसाफ ही सल्तनत की
असल ताकत होता पूरा है। दरबार खामोश खड़ा था। मलका ने सुरखाब को सख्त सजा देने का मुतालबा किया, मगर उससे पहले बादशाह अपने तख्त से उठा और पूरे दरबार पर नजर डालते हुए बोला, आज जो कुछ हुआ उसने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है। 4 शादियां करना आसान है, मगर 4 रिश्तों के साथ इंसाफ करना बहुत मुश्किल है। मोहब्बत, हसद और तख्त की ख्वाहिश इंसान के दिल को कमजोर बना देती है। जब इंसाफ का तराजू झुकने लगे तो अपने भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हालात और वाकयात के दबाव में इंसान से लग़ज़िश हो जाना कोई अनोखी बात नहीं। एक आम औरत जज्बात में बहक जाए तो उसे संभलने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। मगर शाही खानदान की औरतों की जिंदगी आम औरतों जैसी नहीं होती। उनकी जिंदगी ख्वाहिशात पर नहीं, बल्कि कुर्बानी, सब्र, किरदार और जिम्मेदारी पर कायम होती है। इसलिए मैं, हाकिम वक्त, सब्र का दामन छोड़ने वाली शहजादियों से शाही कमरे, शाही ताज और तमाम शाही मराआत वापस लेने का ऐलान करता हूँ, और आज से मैरी गोल्ड को इस सल्तनत की हकीकी मलका समझा और माना जाए। इसकी कही हुई हर बात शाही फरमान तसव्वुर की जाएगी। इस दिन के बाद शाही महल में सुकून तो लौट आया, मगर ये वाकया हमेशा के लिए एक सबक छोड़ गया कि 4 शादियां करना आसान है, मगर उन सब के साथ इंसाफ करना बेहद मुश्किल है।